दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं और उनके जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें जो आज तक आपको नहीं पता और किसी ने बताया भी नहीं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुर्बातकर की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अंबावड़े नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले में है, के रहने वाले थे। दोस्तों, वे महार जात के थे जो अछूत कहे जाते थे, किंतु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से काम किए, जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ण की महार जात में हुआ था। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। दोस्तों, अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और भीमराव के पिता रामजी अंबेडकर ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक भी रहे। दोस्तों, उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। वह शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। दोस्तों, अछूत समझी जाने वाली जात में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अंबेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। दोस्तों, इस बीच उनके पिता के पास पैसे की समस्या आ गई। तभी उनके एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के पास ले गए। गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। दोस्तों, 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बड़ौदा महाराजा की आर्थिक सहायता से वे एलिफिंस्टन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट हुए। दोस्तों, 1913 और 15 के बीच जब अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब एमए की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। दोस्तों, इसमें इन्होंने अन्य देशों से भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया है। इन व्यापारिक संबंधों की विवेचना के दौरान भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा भी बन गई है। यह शोध प्रबंध रचनावली के 12वें खंड में प्रकाशित है। दोस्तों, कुछ साल बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान किया गया, जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। दोस्तों, तभी अंबेडकर अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के संपर्क में आए। सेलिगमैन के मार्गदर्शन में अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में पीएचडी की भी डिग्री प्राप्त कर ली। दोस्तों, उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। दोस्तों, इसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन साधना भाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। दोस्तों, कुछ दिनों तक वे बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे। फिर बड़ौदा से बम्बई आ गए। कुछ दिनों तक वे सिडेनहैम कॉलेज बम्बई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। दोस्तों, इसके बाद डिफरेंट कॉलेज कॉन्फ्रेंस से जुड़ी और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, इस तरह विपरीत परिस्थिति में पैदा होने के बावजूद अपनी लगन और कर्मठता से उन्होंने एमए, पीएचडी, एमएससी, बार एट लॉ की डिग्रियां प्राप्त की। दोस्तों, इस तरह से वे अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे।
अछूतों के जीवन से उन्हें गहरी सहानुभूति थी। उनके साथ जो भेदभाव बरता जाता था उसे दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और उन्हें संगठित किया। दोस्तों 1926 में अंबेडकर जी बम्बई की विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। उसके बाद वह निर्वाचित भी हुए। क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए सन 42 से 46 के दौरान में वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्यता तक पहुँचे। भारत के स्वाधीन होने पर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में विधि मंत्री हुए। बाद में विरोधी दल के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। वह संविधान विशेषज्ञ थे। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया था। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता उन्हीं को माना जाता है। दोस्तों 1946 में शूद्रों पर उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। शूद्रों के बारे में जो बहुत तरह की धारणाएं प्रचलित थी। दोस्तों उनका उचित खंडन करते हुए अंबेडकर ने लिखा, शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वे अनार्य थे, आर्यों के शत्रु थे। आर्यों ने उन्हें जीता था और दास बना लिया। ऐसा था तो यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषि शूद्रों के लिए गौरव की कामना क्यों करते हैं? शूद्रों का अनुग्रह पाने की इच्छा क्यों प्रकट करते हैं? शूद्रों के लिए कहा जाता है उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो शूद्र सुदास ऋग्वेद के मंत्रों के रचनाकार कैसे हुए? शूद्रों के लिए कहा जाता है उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। ऐसा था तो सुदास ने अश्वमेघ यज्ञ कैसे किया? शतपथ ब्राह्मण शूद्र को यज्ञकर्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है और उसे कैसे संबोधन करना चाहिए, इसके लिए शब्द भी बताता है। शूद्रों के लिए कहा जाता है कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। यदि आरंभ से ही ऐसा था तो इस बारे में विवाद क्यों उठा? बदरी और संस्कार गणपति क्यों कहते हैं कि उसे उपनयन का अधिकार है? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वह संपत्ति का संग्रह नहीं कर सकता। ऐसा था तो मैत्रायणी और कटक संहिताओं में धनी और समृद्ध शूद्रों का उल्लेख कैसे है? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वह राज्य का पदाधिकारी नहीं हो सकता। ऐसा था तो महाभारत में राजाओं के मंत्री शूद्र थे। ऐसा क्यों कहा जाता है? शूद्रों के लिए कहा जाता है कि वे सेवक के रूप में तीनों वर्णों की सेवा करना उसका काम है। ऐसा था तो शूद्र राजा कैसे हुए? जैसा कि सुदास के उदाहरण से। दोस्तों 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन से उनका बहुत काम अधूरा रह गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक समानता के लिए प्रयत्नशील हो उठे। अंबेडकर ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। दक्षिण भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में गैर ब्राह्मणों ने द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य उन भेदभावों को दूर करना था जिन्हें ब्राह्मणों ने उन पर थोप दिया था। दोस्तों संपूर्ण भारत में दलित जाति के लोगों ने उनके मंदिरों में प्रवेश निषेध एवं इस तरह के अन्य प्रतिबंधों के विरुद्ध अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया, परंतु विदेशी शासन में विरोधी संघर्ष पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। दोस्तों विदेशी शासकों का इस बात का भय था कि ऐसा होने से समाज का परंपरावादी एवं रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोध हो जाएगा। अतः क्रांतिकारी समाज सुधार का कार्य केवल स्वतंत्र भारत की सरकार ही कर सकती थी। दोस्तों 1920 के दशक में बम्बई में एक बार बोलते हुए उन्होंने साफ साफ कहा था, जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां मैं देश हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहां दलित जातियों के हित और देश हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। दोस्तों वे अंतिम समय तक दलित वर्ग के मसीहा थे। जब महात्मा गांधी ने दलितों को अल्पसंख्यकों की तरह पृथक निर्वाचन मंडल देने के ब्रिटिश नीति के खिलाफ आमरण अनशन किया। सन 1927 में उन्होंने हिंदुओं द्वारा निजी संपत्ति घोषित सार्वजनिक तालाब से
पानी लेने के लिए अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दोस्तों, अंबेडकर ने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के अधिकार को लेकर भी संघर्ष किया। वह लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन के शिष्टमंडल के भी सदस्य थे, जहां उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू समाज में विभाजन मानते हुए विरोध किया। दोस्तों, सन 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने भारत का संविधान की रूपरेखा बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अछूतों के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित किया और चतुराई से इसे संविधान सभा द्वारा पारित कराया। दोस्तों, सरकार में अपना प्रभाव घटने से निराश होकर उन्होंने सन 1951 में त्यागपत्र दे दिया। सन 1956 में वह नागपुर में एक समारोह में अपने 2 लाख अछूत साथियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बन गए, क्योंकि छुआछूत अब भी हिंदू धर्म का अंग बनी हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सन 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। इसके चलते अंबेडकर बंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थी। दोस्तों, इसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। दोस्तों, अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी इसी वर्ष प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। दोस्तों, इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। दोस्तों, अंबेडकर 1948 में मधुमेह से पीड़ित थे और वो जून से अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। राजनीति मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम में उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। दोस्तों, एक स्मारक अंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस संपूर्ण जीवन को, उनके संघर्ष को दुनिया में हर लोगों तक शेयर कर दीजिए, हर लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर किसी को इनके इतिहास का पता चल सके, इनके संघर्ष के बारे में पता चल सके। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।